प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो अपना पाठ चल रहा था कक्षा 10 का प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन आपको कराया था कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो दूसरे माध्यम के पृष्ठ के किसी बिंदु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं: प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित का मतलब है आने वाली, और परावर्तन के बाद वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अब हो गया परावर्तक पृष्ठ, ये वाला। तो परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? दो माध्यमों को पृथक करने वाला वह पृष्ठ जिस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है और उसी से ही क्या होती है, परावर्तित होती है। तो वो पृष्ठ क्या कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ। क्या का मतलब करने वाला और क्या करने वाला? परावर्तन का कार्य करने वाला पृष्ठ क्या कहलाएगा? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, उसके बाद में अभिलंब, ये अभिलंब है बच्चों। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य परावर्तक पृष्ठ पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। तो ये MO क्या हो गया? अभिलंब। उसके बाद आता है बच्चों आपतन कोण, जिसको I से लिखते हैं क्योंकि इसको इंग्लिश में इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनाया गया कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनाया गया कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण, जिसको किससे लिखते हैं? R से लिखते हैं। ठीक है, और एक हो गया आपतन बिंदु, यानी दो माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ पर, परावर्तक पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु जिस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तथा उसी से ही क्या होती है? परावर्तित होती है। तो वो बिंदु क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु कहलाएगा। अब आ जाता है परावर्तन के नियम। आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होती हैं। और दूसरा होता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। कोण I बराबर कोण R। और हवा से आई है, हवा में ही जाएगी, जिस स्पीड से आई है उसी स्पीड से जाएगी। इट मीन्स प्रकाश की जो आपतित किरणें और परावर्तित किरणें, हवा यानी उनकी माध्यम, और जिस स्पीड से आई है उसी स्पीड से जाएगी, यानी चाल, ये क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। तो क्या कह दिया? आपतित किरण में परावर्तित किरण की चाल में माध्यम क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है, आपतित किरण में परावर्तित किरण की चाल में माध्यम क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है, तो ये थे परावर्तन के नियम। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों परावर्तन का प्रकार। परावर्तन के प्रकार। ठीक है, परावर्तन बच्चा दो प्रकार का होता है। एक तो नियमित परावर्तन होता है और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन।
अनियमित परावर्तन, इसको बच्चों इंग्लिश में रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसको इंग्लिश में इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका एक और नाम होता है विस्तृत परावर्तन, विस्तृत परावर्तन, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, विस्तृत परावर्तन यानी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो होता क्या है, प्रकाश के लिए हमारे लिए ये सभी पृष्ठ क्या होते हैं, समतल होते हैं। जैसे ये बोर्ड है बच्चों, हमारे लिए तो ये बोर्ड क्या है, समतल है, प्लेन है, लेकिन प्रकाश के लिए सभी पृष्ठ क्या नहीं होते, समतल नहीं होते, ठीक है। सभी पृष्ठ क्या नहीं होते, समतल नहीं होते। किसके लिए, प्रकाश के लिए। और हमारे लिए पृष्ठ समतल हो सकते हैं, लेकिन प्रकाश के लिए सभी पृष्ठ क्या नहीं होते, समतल नहीं होते। प्रकाश के लिए जो भी पृष्ठ होता है, जिसको हम समतल पृष्ठ कहते हैं, उस समतल पृष्ठ में प्रकाश के लिए छोटे छोटे क्या होते हैं, पिट यानी गड्ढे होते हैं। समझ में आ गई बात। हमारे लिए सभी पृष्ठ मतलब जो पृष्ठ समतल होता है, जरूरी नहीं कि वो प्रकाश के लिए क्या हो, समतल, ठीक है। प्रकाश के लिए वो समतल नहीं भी हो सकता, प्रकाश के लिए उसमें क्या हो सकते हैं, गड्ढे। जैसे ये समतल पृष्ठ है हमारे लिए, लेकिन प्रकाश के लिए ये समतल पृष्ठ नहीं भी हो सकता, प्रकाश के लिए इसमें छोटे छोटे गड्ढे हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो नियमित परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के लिए कौन सा पृष्ठ समतल होता है, जब प्रकाश की किरण समतल पृष्ठ पर आपतित होती है, ठीक है। जैसे 3 किरण लेके आ रहा हूं, 1 2 और 3, आने वाली आने वाली आने वाली, और परावर्तन के बाद जाने वाली जाने वाली और जाने वाली, जाने वाली जाने वाली जाने वाली। ये प्रकाश के लिए कौन सा पृष्ठ है, समतल पृष्ठ, की इसमें कोई गड्ढे नहीं है। तो देखो समतल पृष्ठ की वो नियमित परावर्तन की क्या परिभाषा होती है। ये नियमित परावर्तन का डायग्राम हो गया कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद एक दूसरे की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, एक दूसरे की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। और प्रकाश के इस परावर्तन को क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरण समतल पृष्ठ पर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद एक दूसरे के क्या हो जाती है,
समांतर हो जाती हैं, समांतर हो जाती है, तो वह नियमित परावर्तन कहलाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आपको एक मैं बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूं। जैसे किसी चीज के अंदर, किसी वस्तु के अंदर हमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तो वहां पे नियमित परावर्तन हो रहा है। प्रकाश की किरण समतल पृष्ठ पर आपतित हो रही है और परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर हो रही है, तो ही हमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देगा। मैं आपको बता दूं, नियमित परावर्तन में किसी वस्तु में प्रतिबिंब दिखाई देता है। नियमित परावर्तन में है ना, नियमित परावर्तन में बिंब का प्रतिबिंब दिखाई देता है, दिखाई देता है। नियमित परावर्तन में बिंब का प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब बिंब क्या होता है? बिंब होती है बच्चों वस्तु। वह वस्तु जिसे दर्पण के सामने रखा जाता है, सामने रखा जाता है, क्या कहलाता है? बिंब कहलाता है। जैसे हम सुबह सुबह जो दर्पण देखते हैं, जिसको हम बेसिकली कांच बोलते हैं, तो वो दर्पण है बच्चों, वो कांच से बना हुआ है। तो हम क्या हो गए? बिंब। और हमारी जो फोटो उसमें दिखाई देती है वो क्या है? प्रतिबिंब। जो हम जिसको साधारण भाषा में कांच बोलते हैं वो समतल दर्पण है बच्चों। वो आगे नेक्स्ट टॉपिक आएगा। और एक होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? दर्पण के अंदर बनने वाली बिंब की प्रतिलिपि, बिंब की प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी। बिंब की प्रतिलिपि क्या कहलाती है? प्रतिबिंब कहलाती है, प्रतिबिंब कहलाती है। तो हम समतल दर्पण में सुबह सुबह देखते हैं, तो हम तो हो गए बिंब, और हमारी जो फोटो बन रही है वो क्या हो गया? प्रतिबिंब। ठीक है। अब बात आ जाती है अनियमित परावर्तन या विस्तृत परावर्तन की। जैसे ये प्रकाश के लिए कोई खुरदरा पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है? यहाँ पे पेंट हो गया, खुरदरा पृष्ठ, खुरदरा पृष्ठ। तो जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है, ये आने वाली और परावर्तन के बाद जाने वाली परावर्तित। तो परावर्तन के बाद भिन्न भिन्न दिशाओं में मुड़ जाती है। तो ये कौन सा परावर्तन कहलाता है? अनियमित परावर्तन। इसमें हमें प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। जैसे ये दीवार आपको क्या लग रही है? समतल लग रही है, लेकिन क्या मेरे को इस दीवार के अंदर मेरी फोटो दिखाई देगी? नहीं देगी, क्योंकि ये हमारे लिए समतल है, बट प्रकाश के लिए क्या नहीं है? समतल नहीं है। समझ रहे हो? तो बच्चों, जब प्रकाश की किरण कौन से पृष्ठ पर? खुरदरे पृष्ठ पर
आपतित होती है, आपतित होती है। तो परावर्तन के बाद भिन्न भिन्न दिशाओं में मुड़ जाती है। यानी परावर्तित किरणें है ना, परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें जो है वो भिन्न भिन्न दिशाओं में मुड़ जाती है। इस परावर्तन को क्या कहते हैं? अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज, विसरित परावर्तन के कारण, विसरित या अनियमित परावर्तन के कारण क्या दिखाई नहीं देगा? बिंब का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। है। ठीक है। तो जिसमें हमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई दे वो प्रकाश के लिए समतल पृष्ठ है और वहाँ पे प्रकाश का नियमित परावर्तन हो रहा है। ठीक है। जिसके कारण अपने को अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। और जिस वस्तु के अंदर हमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे तो वहाँ पे प्रकाश का अनियमित परावर्तन हो रहा है। और वो पृष्ठ, जो वस्तु का पृष्ठ है, वो प्रकाश के लिए कौन सा पृष्ठ है बताओ? खुरदरा पृष्ठ। तो जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद एक दूसरे के परावर्तित किरणें, ये कह सकते हैं परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें एक दूसरे के क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। तो वो कौन सा परावर्तन कहलाएगा? नियमित परावर्तन कहलाता है। ठीक है। और नियमित परावर्तन में बिंब का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है। और जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में मुड़ जाती हैं। इस परावर्तन को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। और अनियमित परावर्तन में जो है वो बिंब का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, नया टॉपिक है दर्पण। टॉपिक क्या है? दर्पण। दर्पण बच्चों परावर्तन की घटना पे आधारित होते हैं। दर्पण किस पे आधारित होते हैं? परावर्तन की घटना पे। तो दर्पण, जिसको मिरर बोलते हैं, मिरर। दर्पण किससे बनता है? कांच से। यदि कांच के, जैसे कोई ये कांच है बच्चों, ये मान लिया कांच है। ठीक है। इसके दो पृष्ठ, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो अगर इसके एक पृष्ठ को रजत पॉलिश कर दी जाए, सिल्वर पॉलिश कर दी जाए। सिल्वर पॉलिश इसलिए करते हैं क्योंकि सिल्वर पॉलिश जो है वो एक अच्छा परावर्तक है। ठीक है।
तो बेसिकली कौन सी पॉलिश करते हैं? सिल्वर पॉलिश, रजत पॉलिश जिसको बोलते हैं। तो जब कांच के एक पृष्ठ को, ये दो पृष्ठ हो गए, एक पृष्ठ को रजत पॉलिश कर दी जाए तो उसका दूसरा पृष्ठ परावर्तन का कार्य करता है और उसे क्या कहते हैं? दर्पण। तो दर्पण बनता है बच्चों कांच से। जब कांच के एक पृष्ठ पर रजत पॉलिश कर दी जाए तो उसका दूसरा पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ किसका काम करता है? परावर्तन का कार्य करता है, परावर्तन का कार्य करता है। उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? दर्पण। यानी जब कांच के एक पृष्ठ पर क्या कर दी जाए? रजत पॉलिश कर दी जाए तो उसका दूसरा पृष्ठ परावर्तन का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? दर्पण। अब रजत यानी सिल्वर पॉलिश एक अच्छा परावर्तक है, गुड रिफ्लेक्टर, गुड रिफ्लेक्टर, अच्छा परावर्तक है। अतः मुख्यतः दर्पण बनाने हेतु कौन सी पॉलिश की जाती है? सिल्वर पॉलिश की जाती है। सिल्वर पॉलिश की जाती है। कौन सी पॉलिश की जाती है? सिल्वर पॉलिश की जाती है। अब दर्पणों के प्रकार देख लो। दर्पण हो गया बच्चों दो प्रकार का। एक तो हो गया समतल दर्पण और दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण फिर दो प्रकार के हो गए। एक तो अवतल दर्पण, क नंबर पे अवतल दर्पण, और ख उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण कितने? समतल तो समतल ही होता है। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि पेंट हमेशा दाईं तरफ और बिंब हमेशा बाईं तरफ, यानी पेंट दर्पण के पीछे और बिंब जो होता है वो दर्पण के सामने, ठीक है। तो देखो दर्पण दो प्रकार का हो गया, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। पहले हम अवतल दर्पण पढ़ेंगे और बाद में हम उत्तल दर्पण पढ़ेंगे, ठीक है। तो समतल दर्पण बनाना है तो क्या परिभाषा होगी समतल दर्पण की? आपको समतल कांच लेना पड़ेगा, ठीक है। ये समतल कांच हो गया और पेंट हमेशा दाईं तरफ। पेंट कहाँ पे होता है? दाईं तरफ। और दाईं तरफ को क्या बोलते हैं? दर्पण के पीछे, ठीक है। ये दर्पण के पीछे वाला भाग हो गया, ठीक है। अब ये इधर क्या रखेंगे? बिंब को रखा जाता है। बिंब हमेशा
बाईं तरफ यानी दर्पण के सामने, ये दर्पण के सामने वाला भाग होता है, सामने। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा दर्पण पढ़ रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पेंट हमेशा दाईं तरफ और बिंब हमेशा बाईं तरफ, पेंट हमेशा दाईं तरफ और बिंब हमेशा बाईं तरफ। यानी बिंब तो दर्पण के सामने और पेंट कहाँ पे होता है, दर्पण के पीछे। यदि अगर समतल दर्पण बनाना है, ये समतल दर्पण ही है बच्चों। ठीक है, यदि किसी समतल कांच के एक पृष्ठ पर रजत पॉलिश कर दी जाए, जैसे इस पृष्ठ पर, और रजत पॉलिश दाईं तरफ ही होगी, रजत पॉलिश कर दी जाए, तो उसका दूसरा पृष्ठ परावर्तन का कार्य करता है, परावर्तन का कार्य करता है। इसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। इसमें समतल कांच लेना पड़ता है और इसमें गोलीय कांच लेना पड़ता है। ठीक है, तो वो आपको बाद में बताएंगे, पहले इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो यदि किसी समतल कांच के एक पृष्ठ पर रजत पॉलिश कर दी जाए, तो उसका दूसरा पृष्ठ क्या काम करता है, परावर्तन का कार्य करता है। इसको क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं बच्चों, अपना नया टॉपिक, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। बिंब आपको पता है, बिंब वो वस्तु जिसे दर्पण के सामने रखा जाता है, वो क्या कहलाता है, बिंब कहलाता है। वह वस्तु तो नया टॉपिक है बच्चों, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो देखो, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं ठीक है। तो देखो, ये कांच हो गया, समतल कांच, दाईं तरफ हमने पेंट कर दिया तो ये समतल दर्पण बन गया। ये क्या है, बिंब, यानी वो वस्तु जिसको दर्पण के सामने रखा जाता है, वो वस्तु क्या कहलाती है, बिंब। क्या कहलाएगी, बिंब। और इसकी समतल दर्पण में फोटो कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। यानी हम जब देखते हैं तो हमें हमारा मुंह दिखाई देता है, न कि हमारी पीठ दिखाई देती है। तो पी को भी पी का मुंह ही दिखाई देगा, न कि उसकी पीठ दिखाई देगी। तो ये क्या बन गया, पी का प्रतिबिंब। ठीक है, बिंब क्या होती है, वस्तु होती है बच्चों, वो वस्तु जिसे दर्पण के सामने रखा जाता है, वो क्या कहलाता है, बिंब। ये थोड़ा दूर बना हुआ, ठीक है, क्योंकि ये दूरियां क्या रहती है सब। ठीक है, तो वह वस्तु जिसे दर्पण के सामने रखा जाता है वो बिंब कहलाता है, और दर्पण के अंदर बनने वाली बिंब की प्रतिलिपि क्या कहलाती है, प्रतिबिंब। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दर्पण से बिंब के बीच की दूरी होती है बिंब दूरी, और बिंब दूरी को U से लिखते हैं। और दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी होती है प्रतिबिंब दूरी, उसको V से लिखते हैं।
तो ये कौन सी दूरी होगी? बिंब दूरी। और ये कौन सी दूरी होगी? प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, v। तो पहली विशेषता क्या है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब हो, अर्थात दर्पण से बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी का मान सदैव बराबर होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की विशेषता बता रहे हैं, तो प्रतिबिंब पहले दिखाएंगे अपन। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर क्या हो? दर्पण से बिंब हो। जितनी दूरी पर दर्पण से बिंब स्थित हो। ठीक है, अर्थात प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी का मान बराबर होता है। प्रतिबिंब दूरी व बिंब दूरी का मान क्या होता है? बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, दूसरी चीज है बच्चों, ये होती है बिंब ऊंचाई और ये होती है प्रतिबिंब ऊंचाई। प्रतिबिंब ऊंचाई को h डैश से और इसको h से, तो प्रतिबिंब ऊंचाई अर्थात v बराबर u लिख देना, ये गणितीय रूप हो गया, v बराबर u। ठीक है, प्रतिबिंब ऊंचाई व बिंब ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई व बिंब ऊंचाई प्रतिबिंब ऊंचाई व बिंब ऊंचाई समान होती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब ऊंचाई के बराबर होती है। ठीक है, होती है, अर्थात h डैश बराबर क्या आएगा? h, ये गणितीय रूप हो गया, h डैश बराबर h। प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब ऊंचाई की क्या होती है? बराबर। तीसरा, अब प्रतिबिंब है ना बच्चों, प्रतिबिंब के प्रकार देखो आप। प्रतिबिंब के प्रकार दो होते हैं, एक तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वह प्रतिबिंब जिसे किस पर? प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब। और वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब। जो वास्तविक होएगा
वो उल्टा होएगा, और जो आभासी होएगा वो क्या होएगा, सीधा होएगा। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अगर बच्चों दर्पणों के लिए बता रहा हूं, बिंब और प्रतिबिंब विपरीत दिशा में है, यानी बिंब तो बाईं तरफ होता ही और प्रतिबिंब दाईं तरफ बन जाए तो उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कौन सी होगी, आभासी व सीधा। प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी व सीधा होता है। प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी और सीधा, क्योंकि बिंब तो बाईं तरफ है और प्रतिबिंब दाईं तरफ विपरीत दिशा में है, तो इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये क्या होगा, आभासी व सीधा होगा। चौथा होता है कि प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। कौन सा परिवर्तन है, पार्श्व परिवर्तन हो जाता है, यानी साइड चेंज, पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। पार्श्व परिवर्तन किसको कहते हैं वो देखो, यानी साइड चेंज होना। ठीक है, ये जो सीधी रेखा है बिंब की, ये कौन सा भाग है, बायां, और ये इसके कौन सी साइड में आ गया, दायां। ये जो वक्र रेखा है ये इसका कौन सा है, दायां, और इसका कौन सा बन गया, बायां। तो पार्श्व परिवर्तन किसको कहते हैं, जब बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग बन जाए, प्रतिबिंब का क्या बन जाए, बायां भाग बन जाए, बायां भाग बन जाए, तथा बिंब का दायां भाग, बिंब का दायां भाग बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग बन जाए, बायां भाग बन जाए, तो उसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इसीलिए एम्बुलेंस में जो अक्षर होते हैं, एम्बुलेंस वाली गाड़ी, ठीक है, एम्बुलेंस जो होती है उसमें अक्षर उल्टे लिखे होते हैं, ताकि पार्श्व परिवर्तन के कारण आगे जो गाड़ी जा रही है उसको सीधे अक्षर दिखाई दे। ठीक है, एम्बुलेंस के अंदर जो अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। अब पांचवा है, किसी बिंब का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, किसी बिंब का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु दर्पण की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कोई 5 फुट की वस्तु है, ठीक है, तो उसका पूरा प्रतिबिंब देखना है। जैसे मेरे को मेरा पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो आवश्यक जो दर्पण की ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए, सपोज दैट मैं 5.5 फुट का हो गया। ठीक है, तो
या 5 फुट मान लो आप, मानने में क्या जाता है। तो जो आवश्यक दर्पण की ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए, 2.5 फुट होनी चाहिए। अगर 2.5 फुट का दर्पण है तभी मेरे को मेरा पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। अब 2 समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, 2 समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, n का मान, n बराबर सूत्र होता है 360 बट्टे थीटा माइनस 1, जहाँ पे थीटा क्या है, दोनों दर्पणों के मध्य बना कोण। अगर वो समांतर है, मान लिया वो समतल दर्पण क्या है, समांतर, जैसे जो बार्बर होता है उसकी शॉप पे 2 समतल दर्पण होते हैं, एक तो कुर्सी के आगे और एक कुर्सी के पीछे, तो वो दोनों समांतर दर्पण होते हैं। और समांतर होते हैं तो समांतर रेखाओं के बीच में थीटा का मान 0 डिग्री होता है। तो अगर समांतर हैं तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 360 बटे 0 माइनस 1, 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो कितने हो गए, अनंत माइनस 1, यानी अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है यदि वो क्या हो, समतल दर्पण क्या हो, समांतर हो तो थीटा मान 0, तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे। अगर वो लंबवत हो, यानी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहे हो, तो थीटा मान कितना हुआ, 90, तो n का मान 360 बटे 90 माइनस 1, 90 चौके 360, 4 माइनस 1, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर क्या हो, बिंब हो, अर्थात प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी का मान सदैव क्या होता है, बराबर। प्रतिबिंब ऊंचाई h डैश और बिंब ऊंचाई h का मान भी क्या होता है, बराबर। और v बराबर u, प्रतिबिंब दूरी और u बिंब दूरी का मान भी बराबर होता है। प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है, ये प्रकृति होगी। तो प्रतिबिंब के प्रकार, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, और प्रकृति में आएगा, वास्तविक होगा वो उल्टा होएगा और आभासी होएगा वो सीधा होएगा। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। पता कैसे चलेगा, अगर बिंब और प्रतिबिंब विपरीत दिशा में है तो उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो आभासी और सीधा होगा। और बिंब और प्रतिबिंब सेम दिशा में है तो उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो वो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, यहाँ पे विपरीत दिशा में है तो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो आभासी और सीधा। प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन हो जाता है, पार्श्व परिवर्तन साइड चेंज, बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग बन गया और बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग बन गया, तो इसे क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन। किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। 2 समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, n का मान 360 बटे थीटा माइनस 1, यहाँ पे थीटा क्या है, दोनों दर्पणों के मध्य बना कोण। ठीक है, तो अगर वो समांतर है तो थीटा का मान 0, अगर वो एक दूसरे के ऐसे लंबवत हैं तो थीटा का मान 90। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रतिबिंबों की संख्या निकाल सकते हो इस सूत्र से। तो ये आज के लिए इतना ही, तो बाकी अपन गोलीय दर्पण पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।